हेलो स्टडी विथ बसिस्टा चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में लेक्चर 4 में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, तो सेल के एक पार्ट न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ा था। और न्यूक्लियस में भी हम लोग इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने क्या किया था और स्टडी किया था। यानी न्यूक्लियस और इसके 4 पार्ट्स जो होते हैं इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डीपली स्टडी किया था। और इसमें हमने ये भी बताया था कि आपका अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, तो आपका डीएनए और आरएनए क्या होता है, मौजूद रहता है। ये सब का फुल फॉर्म बता चुके हैं। तो न्यूक्लियस में आपका क्या रहेगा, पहला चीज डीएनए रहेगा और दूसरा जो है कि आपका क्या रहेगा, आरएनए रहेगा। और इस चीज का भी जब डिफरेंस दिखाए थे डीएनए और आरएनए का, तो एक चीज बताए थे कि डीएनए के ऊपर जो है आपका क्या लगा होता है, तो एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। इसमें क्या आता है, हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन होता है। और इसी हिस्टोन प्रोटीन के अंदर आपका क्या आता है, डीएनए जो है ये क्या आता है, पैक रहता है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये आपका क्या करता है, ये आपके डीएनए को पैक करके रखता है। क्योंकि अगर पैक करके नहीं रखेगा तो डीएनए का लेंथ लगभग 6 फीट होता है। तो हम लोग के शरीर से सेल से ही ज्यादा लंबा आपका क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको पैकिंग करके रखना बहुत ही आवश्यक है। तो डीएनए को पैक करके रखने का काम आपको कौन करता है, तो हिस्टोन प्रोटीन करता है। ये इसको पैक करके रखता है। और इसका मेन रीजन क्या होता है कि अगर हम लोग जो है कि डीएनए की बात करते हैं, अगर इसका रीजन की बात करें तो डीएनए के थ्रू आपका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए में आपका क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर किसमें होता है, तो वन जेनरेशन टू आपका क्या होता है, अनदर जेनरेशन। यानी कि एक जेनरेशन से आपका दूसरे जेनरेशन में ये जो है क्या होता है आपका, तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। जैसे आपके दादाजी का कुछ गुण आपके पापा में आया, आपके पापा का कुछ जेनेटिक मटेरियल आप में आया, फिर आपकी आने वाली पीढ़ियों में जो है कि आपका जाएगा। तो ये जेनेटिक मटेरियल को जो है ये क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। और ये किस में रहता है, तो डीएनए में रहता है। तो डीएनए बहुत सारे इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, सेंड करता है। तो इसका सुरक्षित रहना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो इसको ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ये क्या करता है, इसको पैकिंग करके आपका क्या करता है, इसको सुरक्षित रखता है। अब देखिए अगर हम लोग डीएनए के अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं कि डीएनए का आपका लंबाई कितना होता है, तो इसका लेंथ देखिए। अगर हम लोग डीएनए की लेंथ की बात करें, डीएनए के अगर हम लोग लेंथ की बात करते हैं तो इसका देखिए आपका लेंथ कितना होगा, इसका देखिए यहाँ ये डीएनए का लेंथ जो है आपका कितना होता है, तो आपका 6 फीट होता है। अगर डीएनए की लंबाई की अगर बात की जाए तो डीएनए का लंबाई जो होगा ये आपका कितना होगा, तो 6 फीट का होगा। यानी कि 6 फीट ये लंबा होता है। और अगर हम लोग सेल की बात करें तो सेल जो होता है इससे क्या होता है आपका, छोटा होता है। छोटा होता है इसीलिए इसको पैकिंग करके रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि डीएनए का लेंथ आपका क्या हो जाएगा, आपके सेल के लेंथ से भी ज्यादा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसको सुरक्षित रखने के लिए इसको पैक करके रखना आपका क्या है, काफी जरूरी है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं।
अब देखिए हम लोग देखेंगे कि आपका जो हिस्टोन प्रोटीन होता है ये कैसे आपको डीएनए को आपको पैक करके रखता है। तो यहाँ देखिए हम यहाँ बनाते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए के ऊपर जो लगा होता है हिस्टोन प्रोटीन। अब देखिए यहाँ है अब डीएनए आपका क्या होगा कि इसी में आपका जो है कि क्या रहेगा, ये बिल्कुल एक कुंडली के जैसा आपका जो है कि इस तरह जो है कि क्या रहेगा, इसमें इसी के अंदर आपका जो है कि डीएनए जो होता है ये आपका क्या होता है, पैक होता है। ये डीएनए जो है ये आपका क्या है इसके अंदर, तो ये पैक किया हुआ है और ये सारा जो है ये आपका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन है। तो इसी के अंदर डीएनए क्या होता है कि बिल्कुल एक कुंडली बनाकर इसके अंदर पैक रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आपका क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है। अगर इस डीएनए को पैक करके नहीं रखा जाए तो क्या होगा, ये डीएनए सेल के बाहर निकल जाएगा और जब सेल के बाहर निकल जाएगा तो जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी। तो सोचिए कि नेचर जो है, जो ऑर्गेनिज्म को क्रिएट किया है, हम लोगों को जो क्रिएट किया है, कितने अच्छे तरीके से शरीर का स्ट्रक्चर बनाया है कि सारी सूचनाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली जाती हैं और कौन सा सेल का ऑर्गन किस जगह पर रहना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, कितने व्यवस्थित तरीके से जो है कि शरीर की संरचना की गई है। अब देखिए कुछ हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हैं। एनडीए में एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है, पूछता है कि डीएनए और आरएनए जो होता है ये आपका किसका बना होता है। एनडीए का क्वेश्चन है कि डीएनए हमेशा आपका पूछता है कि डीएनए और अगर हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो ये किसका बना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा आपका आता है, इंपॉर्टेंट है, किसका बना होता है। तो इसको देखिए हम लोग समझते हैं कि आपका डीएनए और आपका आरएनए जो है ये किस चीज का बना होता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग जो है कि क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो ये किसका बना होता है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अगर हम लोग डीएनए की और आरएनए की बात करते हैं तो ये किस चीज का बना होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। अब देखिए पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, है ना, यानी कि पॉली का मतलब आपका क्या होता है, मेनी, यानी कि पॉली का मतलब क्या हो गया, बहुत सारा हो गया। और ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो आपका क्या बनता है, आपका डीएनए और आपका क्या बनता है, आपका आरएनए बनता है। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एनडीए में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो होता है ये आपका डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका क्या होगा कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। और देखिए ये कैसे बनते हैं, ये डीएनए और आरएनए, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कैसे बनता है, तो इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में आपका क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड्स, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में आपका क्या क्या चीज रहता है, इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। पॉली न्यूक्लियो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, अब देखिए कैसे बनता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
तो देखिए इसमें तीन चीज आपका होता है। अगर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का बात करते हैं तो इसमें आपका तीन चीज होता है और ये तीन चीजों के मिलने से बनता है। अब एक एक करके हम सारी चीजों के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा चीज आता है। तो पहला आपका क्या आता है, शुगर आता है। अगर हम लोग इसमें पहला चीज की बात करते हैं तो फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, शुगर मौजूद रहेगा। शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो शुगर को हम लोग शर्करा भी बोलते हैं। अब आपका दूसरा चीज जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, फॉस्फेट रहेगा। फॉस्फेट का कोई भी ग्रुप रहेगा। दूसरा चीज आपका जो रहता है ये क्या रहता है, फॉस्फेट रहता है। यानी कि फॉस्फेट यानी कि फॉस्फो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉस्फो कर सकते हैं। यानी कि इसमें क्या रहता है, आपका फास्फोरस रहता है। और तीसरा चीज जो आपका रहेगा नाइट्रोजीनियस बेस रहेगा। और तीसरा चीज जो इसमें प्रेजेंट रहता है ये आपका क्या रहता है, नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेस आपका मौजूद रहता है। नाइट्रोजीनियस बेस यानी N युक्त हम लोग क्षार भी कहते हैं। यानी कि नाइट्रोजन युक्त क्षार जो होता है ये आपका क्या होता है, आपका इसमें मौजूद होता है। यानी कि अगर हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें शुगर रहेगा, फॉस्फेट रहेगा और आपका क्या रहेगा, नाइट्रोजीनियस क्षार रहेगा, नाइट्रोजीनियस बेस आपका रहेगा। और ये सारा जो है कि क्या करेगा, ये सारा मिलके आपका क्या करेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। यानी कि इतना चीज आपका जब मिल गया तो इससे आपका क्या बनेगा, जैसे एक शुगर मिला, एक फॉस्फेट ग्रुप मिला और एक नाइट्रोजीनियस बेस मिला। यानी कि एक एक करके ये सारा मिला तो ये तीनों मिलके आपका क्या बना देगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, वन न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इस तरह बनते जाएंगे तो आपका क्या जो है कि बन जाएगा, आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। और इस तरह का बहुत सारा, अगर बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बना देगा आपका, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देगा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाता है। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या देखें कि डीएनए आरएनए किसका बना होता है, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का होता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, बनता है, तो ये तीन चीजों के मिलने से बनता है। एक शुगर का ग्रुप रहेगा, दूसरा किसका रहेगा, फॉस्फेट का रहेगा, तीसरा नाइट्रोजीनियस ग्रुप रहेगा। और एक एक करके तीनों मिलेंगे। यानी कि एक शुगर एक, फॉस्फेट ग्रुप एक और एक नाइट्रोजीनियस बेस अगर मिलेगा तो ये तीनों मिलके आपका क्या बनाएगा, तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। और ये प्रक्रिया अगर निरंतर चलती रहेगी तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे कि ये शुगर जो होता है ये कौन सा शुगर इसमें यूज होता है। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड बनता है तो इसमें कौन सा शुगर उपयोग में आता है, किस शुगर के मिलने से जो है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है, कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस ऐड होता है इसमें, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम लोग बात की है कि न्यूक्लियोटाइड जो आपका बन रहा है, तो न्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है तो उसमें पहला चीज आपका क्या है, तो पहला आपका शुगर है। पहला चीज हमने यही देखा कि पहला हम जो देख रहे हैं कि किस चीज के मिलने से बन रहा है, तो पहला आपका शुगर है। तो शुगर में आपका कौन वाला शुगर है, तो आपका राइबोज शुगर है। आपका कौन शुगर है, तो राइबोज। ये क्या है, राइबोज शुगर है। और राइबोज शुगर कैसे आता है, तो डीएनए में 2 रहता है, आरएनए में आपका कितना रहता है, 1 रहता है। अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं
डीएनए में, तो इसमें कितना शुगर रहेगा, तो आपका 2 गो शुगर रहेगा। और अगर आप आरएनए की बात कीजिए तो आरएनए में आपका कितना शुगर रहेगा, तो आपका 1 शुगर रहेगा। तो ये तो बात हो गई, किसकी हो गई, तो आपका जो है कि इसका हो गया राइबोज का, यानी कि शुगर का। न्यूक्लियोटाइड जो बनता है तो उसमें पहला चीज जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, आपका शुगर ही होता है। तो इसमें जो है कि पहला पार्ट हम लोग देख लिए कि शुगर में क्या होगा, तो डीएनए में 2 शुगर रहेगा और आरएनए बनेगा तो इसमें 1 शुगर रहेगा। अब दूसरा चीज जो होता है वो फॉस्फेट ग्रुप होता है, तो कोई भी फास्फोरस का एक ग्रुप उसमें ऐड हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड बनाने में। और तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट होता है डीएनए और आरएनए में, वो क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस होता है। तो अब देखिए डीएनए और आरएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें 2 टाइप का नाइट्रोजीनियस बेस पाया जाता है। अब यहाँ देखिए, अगर आप डीएनए और आरएनए की बात करते हैं, अगर आप डीएनए की या आरएनए की बात करते हैं तो इसमें जो है, जो आपका 2 तरह का 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए और आरएनए में आपका क्या होता है कि 2 तरह का आपका नाइट्रोजीनियस बेस रहता है। अब कौन कौन सा नाइट्रोजीनियस बेस रहता है हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो प्यूरिन पहला जो होता है, ये आपका क्या होता है, पहला आपका प्यूरिन होता है, PURINE। पहला आपका जो नाइट्रोजीनियस बेस रहेगा ये आपका क्या रहेगा, प्यूरिन रहेगा। और अगर हम लोग दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा क्या होता है, पेरीमिडीन। दूसरा जो होता है पीरीमिडीन होता है, पीरीमिडीन, पीरीमिडीन होता है। पहला जो नाइट्रोजीनियस बेस रहेगा ये आपका क्या रहेगा, प्यूरिन रहेगा। और दूसरा जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, पीरीमिडीन रहेगा। यानी कि किस में रहेगा, तो डीएनए और आरएनए में रहेगा। अगर हम लोग शुगर की बात करें तो शुगर कौन सा रहेगा, राइबोज शुगर रहेगा। डीएनए में 2 गो रहेगा, आरएनए में 1 रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप 1 रहेगा। और अगर हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो नाइट्रोजीनियस बेस जो है डीएनए और आरएनए में 2 तरह का होता है। पहला आपका प्यूरिन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, पीरीमिडीन होगा। अब यहाँ देखिए, अब प्यूरिन भी 2 तरह का होता है और आपका पीरीमिडीन जो होता है ये आपका 3 तरह का होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस, 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस की बात कर रहे थे। और हम लोग किस में बात कर रहे थे, तो डीएनए में बात कर रहे थे और आरएनए में बात कर रहे थे। और इसमें हम लोगों ने 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस में क्या देखा था, पहला देखा था प्यूरिन देखा था और दूसरा क्या देखे थे हम लोग, पीरीमिडीन देखे थे। पहला हम लोग क्या देखे थे, प्यूरिन देखे थे और दूसरा हम लोग किस चीज का चर्चा किए थे, तो पीरीमिडीन का चर्चा किए थे। अब यहाँ देखिए, अब ये प्यूरिन भी जो होगा ये 3 तरह का होगा और आपका प्यूरिन जो होगा ये 2 तरह का होगा और पीरीमिडीन जो रहेगा ये 3 तरह का होगा। तो प्यूरिन कितने तरह का होता है, तो पहला आपका हो जाएगा एडिनिन। प्यूरिन में पहला जो होता है एडिनिन होता है, एडिनिन होता है। और दूसरा जो होता है इसमें ये आपका क्या होता है, तो आपका गवानीन, गवानीन, यानी कि हम लोग क्या देखें, डीएनए आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेस 2 तरह का, पहला प्यूरिन दूसरा पीरीमिडीन। प्यूरिन कितने तरह का, तो 2 तरह का, एडिनिन और ग्वानिन ये 2 तरह का होता है।
अब हम लोग देखते हैं pyrimidine जो होता है ये कितने तरह का होता है। तो ये भी आपका 3 तरह का होता है। पहला होता है साइटोसिन। अगर pyrimidine का बात करें तो पहला आपका होगा साइटोसिन होता है। साइटो, इसको आपको याद रखना होगा। पहला आपका साइटोसिन होता है। अगर हम लोग दूसरे वाले की बात करें तो यूरेसिल होता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो आपका यूरेसिल होता है, यूरेसिल। और अगर हम लोग तीसरे वाले की अगर बात करते हैं तो तीसरा जो आपका होता है ये आपका थाइमीन होता है। तीसरे टाइप का जो नाइट्रोजनियस बेस होता है ये आपका थाइमीन होता है, थाइमीन। और यही सारे नाइट्रोजनियस बेस आपके डीएनए और आरएनए में क्या होते हैं, ये लगे होते हैं। तो देखिए एक बार और इसको हम समझा देते हैं। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में बात कर रहे थे। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि डीएनए और आरएनए किसके बने होते हैं, तो आंसर क्या होगा, पॉलीन्यूक्लियाइड्स के बने होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पॉलीन्यूक्लियाइड्स होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होगा, तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा। और एक न्यूक्लियोटाइड, अगर ये पूछे कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में 3 चीजें चाहिए। पहला शुगर चाहिए, दूसरा आपका क्या चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, और तीसरा नाइट्रोजनियस बेस चाहिए। और ये तीनों जब मिलते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इस तरह जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। और डीएनए आरएनए इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बना होता है। तो हम लोग शुगर में देखे थे पहला में कि शुगर में कौन सा शुगर मौजूद रहता है डीएनए आरएनए में, तो हम देखे थे राइबोज शुगर रहता है। राइबोज डीएनए में 2 रहता है, आपका आरएनए में 1 रहता है। फॉस्फेट ग्रुप कोई भी एक हो सकता है फॉस्फेट का। और अगर हम लोग नाइट्रोजनियस बेस की बात करें तो डीएनए और आरएनए में 2 तरह के नाइट्रोजनियस बेस होते हैं। पहला प्यूरिन होता है और दूसरा pyrimidine होता है। प्यूरिन 2 तरह का होता है, एडेनिन और ग्वानिन होता है। आपका pyrimidine जो होता है ये आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है। इसको आप शॉर्टकट में याद रख सकते हैं। एडेनिन को हम लोग शॉर्ट में ए लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग जी लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग टी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोग दिखाए हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में आप देखिएगा कि आपका किस प्रकार इसका जो है कि क्या होता है, ये बॉन्ड के जरिए आपके जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए डीएनए का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर डीएनए का, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ये सब में क्या आपका रहता है, तो ये सब में आपका बॉन्ड्स बना होता है। अब ये बॉन्ड किस प्रकार बनेगा ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए AGATCG होता है। यहाँ हम लोग देखते हैं तो A और T होता है, यहाँ पे AT के बीच में डबल बॉन्ड, और C और G के बीच में आपका क्या रहता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि AT डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और C और G आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, इसमें भी A और T आपका डबल बॉन्ड से, C और G आपका ट्रिपल बॉन्ड से, A और T डबल बॉन्ड से, C और G आपका ट्रिपल बॉन्ड से, A और T डबल बॉन्ड, और C और G आपके ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होंगे। यहाँ भी A और T डबल बॉन्ड, C और G आपका जो है आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा। यानी कि इसको आप समझिए शॉर्ट में, अभी अभी बताए थे कि ए का मतलब क्या हो गया, एडेनिन हो गया। यानी कि इसमें क्या आता है डीएनए के स्ट्रक्चर में कि एक तो आपका प्यूरिन रहता है और एक pyrimidine रहता है। तो प्यूरिन वाला जो है कौन जुड़ा रहेगा, तो एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, तो थाइमिन के साथ जुड़ता है। एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है। और आपका ए क्या हो गया, साइटोसिन, और आपका क्या होता है, ग्वानिन, ये दोनों डबल ट्रिपल बॉन्ड से आपके जुड़े होते हैं।
अब यहाँ देखिए इसी तरह का यह स्ट्रक्चर रहेगा एडेनिन थाइमिन से और साइटोसिन ग्वानिन से, एडेनिन थाइमिन से और साइटोसिन ग्वानिन से। इसमें आपको याद यही रखना है कि एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं ये डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, आपके साइटोसिन और ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसको याद करने का आप शॉर्टकट ट्रिक अपना सकते हैं डीएनए में। डीएनए में ये किस प्रकार जुड़े रहेंगे तो आप शॉर्ट में इसको ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसके लिए क्या ट्रिक्स आप अपना सकते हैं, ए टी आपका देखिए ए टी सी जी है ना, इसमें क्या होगा डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ये दोनों में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये आप शॉर्टकट तरीका अपना सकते हैं ए टी सी जी, ए और टी के बीच में ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार डीएनए के स्ट्रक्चर में ये जो है मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, आपके जुड़े होते हैं। अब यहाँ देखिए हम लोग देख लेते हैं आरएनए का, देख लेते हैं डीएनए का हम लोग देख लिए। अब आरएनए का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो आरएनए में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपके जुड़े होते हैं। तो ये आपका डीएनए का हो गया। हम लोग अब आरएनए का देखते हैं। तो आरएनए का हम लोग जानते हैं कि आरएनए जो होता है क्या होता है, आपका सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए आपका सिंगल हेलिक्स होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का होगा। तो यहाँ पर देखिए आरएनए में ये मॉलिक्यूल कैसे जुड़े रहते हैं, तो आपका एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। एडेनिन जो होता है ये यूरेसिल के साथ जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ आपका जुड़ता है, और ये दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग आपका बिल्कुल वही रहेगा। एडेनिन और यूरेसिल के बीच में आपका क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, और इसके बीच में साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आपका क्या रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ये दोनों देखिए साइटोसिन और ग्वानिन आपका बिल्कुल सेम है। यहाँ जो है एडेनिन भी सेम है, सिर्फ आपका डीएनए में क्या जुड़ता है एडेनिन के साथ, तो थाइमिन जो होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन के साथ आपका क्या जुड़ता है, तो आपका यूरेसिल जोड़ता है। तो बस यही इसमें डिफरेंस होता है। आप इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक्स अपना सकते हैं। यहाँ आपका क्या होगा, ये जो है एडेनिन यूरेसिल के साथ और साइटोसिन आपका ग्वानिन के साथ, एडेनिन आपका यूरेसिल के साथ और साइटोसिन आपका ग्वानिन के साथ। तो इसको भी आप ट्रिक्स से आप याद कर सकते हैं। आरएनए का क्या होगा, ए सी जी है ना, ए सी जी, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इस प्रकार ये जो है पॉलीन्यूक्लियाइड से आपका डीएनए और आरएनए बनाया जाता है। इसमें शुगर रहता है, आपका नाइट्रोजीनियस बेस रहता है। नाइट्रोजीनियस बेस दो तरह का, प्यूरिन pyrimidine, और हम लोग देखें कि प्यूरिन भी दो तरह का होता है और pyrimidine तीन तरह का होता है। दो तरह का प्यूरिन कौन कौन होता है, अगर एग्जाम में आता है तो एडेनिन और ग्वानिन होगा। अगर आपका पूछे pyrimidine कौन कौन तरह का होता है, तो साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन होता है। अगर इसके बॉन्डिंग के बारे में पूछा जाए तो बॉन्डिंग के बारे में जब पूछेगा तो आपको सिंपल ट्रिक्स याद रखना है डीएनए का, एटीसीजी यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। आरएनए में क्या होगा, आपको एयूसीजी याद रखना है, यानी कि एडेनिन और यूरेसिल के बीच आपका डबल बॉन्ड और आपका साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में आपका क्या रहेगा, आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए थोड़ा सा एक चीज यहाँ देख लेते हैं। हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स में हम लोग क्या क्या देखे, तो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस ग्रुप।
यहाँ हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स में हम लोगों ने क्या देखा, अभी अभी हम लोग क्या देखे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो बनता है तो इसमें क्या रहता है, तो इसमें आपका शुगर रहता है, शुगर का मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, और प्लस आपका क्या होता है, नाइट्रोजीनियस, आपका क्या आता है, नाइट्रोजीनियस बेस आपका आता है। और ये तीनों मिलकर आपका एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है, नाइट्रोजीनियस बेस। ये तीनों जब मिलेगा तो आपका क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे, बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर आपका क्या बनाएगा, मिलकर आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। यही चीज हम लोग देखे, इसका प्रोसेस भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जो है कि ये आपका फॉर्म होता है। ये सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल्स में हम लोगों ने देखा। अब देखिए एक चीज और हम लोग देखते हैं कि डीएनए का काम आपका क्या होता है। डीएनए में आपका क्या होता है, तो आपका जेनेटिक मटेरियल आपका होता है। डीएनए में हम लोग चर्चा किए थे कि आपका डीएनए में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका क्या रहता है, आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये आपका क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपका क्या होता है, ट्रांसफर करता है। तो आपका डीएनए में क्या लगा होता है, ये जीन्स छोटे छोटे लगे होते हैं। अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखिएगा तो डीएनए में आपका क्या रहेगा, बहुत छोटा छोटा आपका यहाँ पर जीन्स लगा होगा। ध्यान देखिए, यहाँ पर इस तरह का बहुत छोटा छोटा आपका क्या लगा होता है, तो ये जीन्स होता है। और यही जीन्स क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके ट्रांसफर होते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो लगे होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जीन्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। और यही जीन्स जो है ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है वन जनरेशन टू अनदर। यही ट्रांसफर होता है, किसमें ट्रांसफर होता है, तो वन जनरेशन टू, एक जनरेशन से आपके दूसरे जनरेशन में, यानी कि एक पीढ़ी से आपके दूसरे पीढ़ी में आपके यही जीन्स आपके ट्रांसफर होते हैं। जैसे आम लैंग्वेज में लोग कहता है कि इसमें पापा का जीन्स आया है, तो उसमें मम्मी का जीन्स आया है। तो ये जीन्स होता क्या है, तो एक जेनेटिक मटेरियल होता है। और यही जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहता है, तो आपके डीएनए में रहता है। और ये जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से आपके दूसरे पीढ़ी में आपका क्या होता है, आपका ट्रांसफर होता है। और अगर हम लोग जेनेटिक्स के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करते हैं तो जेनेटिक्स का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ये आपका क्या होता है, जीन्स होता है। अगर आप जेनेटिक्स के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कीजिए, अगर हम लोग जेनेटिक्स अगर पढ़ते हैं तो जेनेटिक्स का आपका स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ये आपका क्या होता है, तो जेनेटिक्स का आपका स्मॉलेस्ट यूनिट आपका जीन्स होता है। और यही जीन्स जो है आपका क्या करता है, आपका जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपका ट्रांसफर होता है। तो हम लोगों ने डीएनए के बारे में देखा। अब हम लोग आरएनए के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आरएनए क्या होता है, इसमें आपका प्रोटीन कैसे बनता है। इस चीज के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
अब देखिए हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए को आपको क्या कहा जाता है, आरएनए में क्या बनता है, आपको प्रोटीन बनता है। आरएनए क्या करता है, आपका प्रोटीन बनाता है। आरएनए को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी हम लोग बोलते हैं। ये देखिए आरएनए में आपका क्या होता है, यहाँ पर मेकिंग प्रोटीन, यहाँ पर क्या आपका बनता है, तो प्रोटीन बनता है। अब देखिए प्रोटीन कैसे आपका बनता है, क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना है कि आरएनए जो होता है आपका कितने तरह का होता है। तो आरएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो आरएनए आपका 3 तरह का होता है। अगर हम लोग आरएनए की बात करें तो आरएनए आपका कितना तरह का होगा, तो आपका 3 तरह का होगा। पहला होता है mRNA होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैसेंजर, इसको हम लोग मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका, जो कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपका क्या पाया जाता है, आर आर एन ए। दूसरा जो पाया जाता है ये आपका क्या पाया जाता है, RNA पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम आरएनए बोलते हैं, राइबोसोम आरएनए। और ये ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा आरएनए पाया जाता है, तो आपका यही आरएनए जो होता है ये आपका सबसे ज्यादा पाया जाता है, लगभग 60% ये पाया जाता है। और तीसरा जो होता है आपका टीआरएनए होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। तीसरा जो आपका होता है ये आपका टीआरएनए होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। तो हम लोग देखें कि आरएनए कितने तरह का होता है। आरएनए को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोटीन मेकिंग कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। अगर आरएनए कितने तरह का होता है, एग्जाम में ये पूछा जाए तो यह आरएनए के टाइप्स में 3 तरह का होता है। पहला mRNA, mRNA को क्या कहेंगे, तो मैसेंजर आरएनए कहेंगे। और जो है कि ये क्या हो गया, आरएनए राइबोसोम आरएनए हो गया। और ह्यूमन बॉडी में जो है कि क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है कि यही पाया जाता है। और तीसरा आरएनए जो होता है ये टीआरएनए होता है, और ये क्या करता है, ये ट्रांसफर करता है। अब देखिए यहाँ पर ही जो आपका होता है, आपके शरीर में प्रोटीन जो बनता है ये क्या होता है, यहीं पे बनता है, साइट फॉर, यहाँ लिख देते हैं साइट फॉर प्रोटीन मेकिंग। यहीं पे आपका क्या होता है, आपका प्रोटीन बनता है। जैसे आपको बताए थे कि कुछ प्रोटीन जो होता है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से लेते हैं, जबकि कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में अपने आप ही बन जाता है। तो ये जो है आपका आरएनए जो है, यही हमारे शरीर में क्या करता है कि कुछ प्रोटीन जो शरीर के लिए उपयोगी हैं उसको ये क्या करता है, ये आपको ये जो है कि मतलब बना लेता है। अब देखिए ये कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद करते हैं। अब देखिए हम लोग आरएनए देखे थे, आरएनए में हम लोग क्या क्या देख रहे थे, तो हम लोगों ने आरएनए के टाइप्स के बारे में देखे थे। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। आरएनए हम लोग देखे थे, कितने तरह का देखे थे, mRNA देखे थे। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, rRNA देखे थे। और तीसरा हम लोग देखे थे tRNA देखे थे, हम tRNA देखे थे। ये 3 चीजों को हम लोग अभी अभी देखे हैं। तो अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे जो है कि आपका काम करता है, इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है आपका क्या है, mRNA है। सबसे पहला क्या है आपका, mRNA है। तो mRNA आपका कहाँ बनता है, तो इसको कौन बनाता है, तो mRNA की अगर बात करते हैं तो ये किससे बनता है, तो ये आपका DNA से बनता है। अगर mRNA की बात कीजिए तो mRNA जो होगा
ये आपका किससे बनेगा, डीएनए से बनेगा। अब डीएनए से बनता है तो डीएनए क्या कहता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए से बनता है तो ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए, यानी कि क्या हो गया, डीएनए का एक प्रतिलिपि हो जाता है, एक प्रतिलिपि यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि एमआरएनए जो है ये आपका किससे बना है, तो ये आपका डीएनए से बना है। अब ये देखिए ये एमआरएनए और आरएनए, ये एमआरएनए आपका किससे बना, डीएनए से बना। तो अब क्या होता है, एमआरएनए प्लस आरएनए जो है, ये दोनों जब आपस में मिलता है तो मिलकर आपका ये दोनों क्या करता है, ये आपका प्रोटीन बनाता है। ये आपका क्या करता है, ये आपका प्रोटीन बनाता है, यानी कि जो अपने आप जो हमारे शरीर में प्रोटीन बन जाता है। तो ये कैसे बनता है, तो आरएनए बनाता है। कैसे बनाता है, तो आरएनए कितने तरह का, 3 तरह का, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए होता है। तो एमआरएनए को कौन बना दिया, डीएनए बना दिया, अपना एक प्रतिलिपि बना दिया। और एमआरएनए जो डीएनए से बना है और आरएनए दोनों आपस में क्या होता है, ये मिलता है और मिलने के बाद आपका क्या बनाता है, आपका जो है जी कि प्रोटीन बनाता है। तो ये क्या हो गया, ये जो प्रोटीन बना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। और फिर ये जो है किसको देता है, तो टीआरएनए को देता है। और टीआरएनए क्या करता है, तो ये इसको ट्रांसफर करता है, जिस सेल को जरूरत है उसको ये क्या कर देता है, उसको ये ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि आरएनए में प्रोटीन कैसे बनता है, डीएनए क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में क्या किया, अध्ययन किया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं जो कि हमेशा एग्जाम्स में आपके आते हैं, डीएनए आरएनए इससे संबंधित आपके आते हैं। तो हम लोग कुछ एग्जाम्स क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एग्जाम क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके हमेशा पूछे जाते हैं। देखिए ये डीएनए का आपका स्ट्रक्चर है, इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ जो है कि आपका क्या होगा, ये सारा बॉन्डिंग होगा, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह के आपके क्या लगे होते हैं, आपके बॉन्ड लगे होते हैं। तो यहाँ से आपका कितने तरह का क्वेश्चन बनता है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला चीज देखिए यहाँ पर जो होता है, इसके और इसके बीच का जो डायमीटर पूछता है कि ये दोनों के बीच का आपका डायमीटर कितना होता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि ये जो आपका नीचे वाला हेलिक्स है इसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर आपका कितना होगा, ये आपका 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। डीएनए के दोनों हेलिक्स का व्यास, यानी कि ये क्या है, एक हेलिक्स, पहला हेलिक्स क्या है, ए है और दूसरा हेलिक्स ए है। तो इस हेलिक्स और इस हेलिक्स का व्यास आपका कितना होगा, तो 20 एंगस्ट्रॉम का होगा, 20 एंगस्ट्रॉम का। तो पहला क्वेश्चन क्या बन जाता है कि डीएनए के, पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि डीएनए के दोनों हेलिक्स का, दोनों हेलिक्स का, दोनों हेलिक्स का व्यास यानी कि डायमीटर आपका कितना होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 एंगस्ट्रॉम का हो जाएगा। यानी यहां से यहां तक जो होता है ये आपका क्या होता है, दोनों हेलिक्स का डायमीटर होता है। यानी कि यहां से यहां तक जो लाइन खींचा जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। और ये डायमीटर कितना का होगा, तो 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है कि डीएनए के एक हेलिक्स का घुमाव कितना होता है। ये देखिए ये पहला हेलिक्स है, एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स है। तो पूछता है कि एक हेलिक्स का घुमाव
कितना डिग्री का होता है, तो ये आपका 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये एग्जाम में आपका हमेशा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेते हैं। डीएनए के एक हेलिक्स कितने पर समाप्त होता है? डीएनए का दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, डीएनए का एक हेलिक्स का घुमाव, एक हेलिक्स का घुमाव कितने डिग्री कितने का होता है? इसका देखिए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका होगा 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ये जो इस प्रकार ये घुमाव जो आपका देख रहे हैं, ये वाला जो घुमाव ये जो देख रहे हैं पूरा जो एक फॉर्मूला है, तो ये कितना एंगस्ट्रॉम पर घूमता है? तो 34 एंगस्ट्रॉम पे आपका क्या करता है? आपका घूमता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और होता है कि आपको बताए थे कि इसके बीच में क्या होता है, नाइट्रोजीनियस बेस लगे होते हैं। तो ये नाइट्रोजीनियस बेस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजीनियस बेस जो होता है, ये जो होता है दो जोड़ी का डिफरेंस कितना होता है? नाइट्रोजीनियस बेस जो लगा होता है, तो इसका जो है इस पेयर के दो जोड़ी का डिफरेंस कितना होता है? यानी कि एक जोड़ी ये है और फिर अगला जोड़ी यहाँ तीन गो ये बना, तो इसके बीच का जो है कि डिफरेंस कितना होगा? तो अगला क्वेश्चन लिख देते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस के नाइट्रोजीनियस बेस के एक जोड़ी का डिफरेंस कितने का होता है? नाइट्रोजीनियस बेस के एक जोड़ी का अगर आप डिफरेंस आप निकालिएगा तो ये आपका कितना डिग्री का होता है? ये क्वेश्चन हमेशा आपका पूछा जाता है। तो ये कितना का होता है? आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है। अब देखिए यहीं से एक क्वेश्चन आपका और बन जाता है कि ये जो घुमा, तो ये घुमाव जो होता है 34 एंगस्ट्रॉम का, इसके बीच का जो आपका पेयर बन रहा है जिसमें कि बॉन्डिंग है, इसके बीच जो डिफरेंस है 3.4 एंगस्ट्रॉम का है। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है कि डीएनए के एक हेलिक्स के घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं? अगला क्वेश्चन जो बनता है इंपॉर्टेंट कि डीएनए के, चौथा क्वेश्चन, डीएनए के एक हेलिक्स के घुमाव में, एक हेलिक्स के घुमाव में कितने बेस पेयर होते हैं? कितने बेस पेयर होते हैं? यानी कि एक बार जो घूमता है तो इसमें जो है कि टोटल एक हेलिक्स से घुमा तो इसमें टोटल कितना बेस पेयर रहेगा? तो इसको मैथमेटिकली आप लोग निकाल सकते हैं। ये 34 एंगस्ट्रॉम क्या है? ए वाला है। अब इसको हम किससे घटा देंगे? 3.4 एंगस्ट्रॉम से घटा देंगे। तो आप घटाइएगा तो आपका कितना आएगा? तो आपका 10 आ जाएगा। यानी कितना आ गया? तो 10 आ गया। यानी कि इतना जो होता है एक बेस पेयर जो होगा, एक हेलिक्स जो है ये जो घुमा है, तो टोटल आपका कितना बेस पेयर इसमें होगा? तो इसमें आपका 10 बेस पेयर होगा। यानी कि इसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल घुमाव आपका कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम है। तो 34 एंगस्ट्रॉम को आप डिवाइड कर दीजिए 3.4 से। यहाँ पर देखिए पूरा आपका कितना हो रहा है? तो पूरा आपका 34 एंगस्ट्रॉम हो रहा है और एक बेस पेयर के बीच का डिफरेंस कितना है? 3.4 एंगस्ट्रॉम है। इसको ऊपर ले जाइए, ए कटेगा, आपका कितना आएगा? आपका 10 आ गया। यानी कि टोटल कितना बेस पेयर रहेगा एक हेलिक्स में? तो एक हेलिक्स में आपका जो है आपका 10 बेस पेयर आपका क्या होता है? मौजूद होता है। तो ये सारा आपका एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस था। इसको जो है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस एग्जाम्स में हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो अगले जो है कि वीडियोज के लिए इसको जो है कि आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। कंटिन्यू हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं और जो भी वीडियो आता है एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसको पूरा वीडियो आप जरूर देखिए।
और जब देखिए अच्छा लगे इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं भी एग्जाम में आपके नहीं आते हैं। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। अब देखिए आगे जो हम लोग देखेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। ये क्या होता है, सेल के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम लोग क्रोमोसोम के बारे में देखते हैं। क्रोमोसोम इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, तो सेल के अंदर, अगर हम लोग सेल की बात करें तो ये सेल के अंदर इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसकी संरचना कैसी होती है, तो धागे नुमा संरचना होती है। धागे नुमा संरचना होती है। क्रोमोसोम की अगर संरचना की बात करें तो ये क्या होता है, ये आपका धागे नुमा थ्रेड लाइक आपका क्या होता है, आपका जो है स्ट्रक्चर होता है। अब सवाल उठता है कि क्रोमोसोम आपका बनता कैसे है, तो आपका डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब मिलता है तो ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। अगर हम लोग गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र कैसे बनता है, तो आपका डीएनए हो गया और आपका क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। डीएनए और आपका हिस्टोन प्रोटीन जो है ये क्या किया, मिला, तो आपका क्या बनाता है, आपका क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम यानी कि आपका क्या बनता है, तो आपका गुणसूत्र बनता है। यानी कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब मिलेगा तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपका गुणसूत्र बनेगा। और ये हमेशा जो रहेगा तो ये आपका क्या रहेगा, आपका पेयर में रहेगा। अगर हम लोग क्रोमोसोम की बात करते हैं तो ऑलवेज इन पेयर, ये किसमें रहेगा, तो ऑलवेज इन पेयर्स, यानी कि फूट नहीं रहेगा। यानी कि हम कभी ये नहीं कहेंगे कि आपका जो है कि 23 क्रोमोसोम है, जब भी होगा 23 पेयर होगा। आपका कभी भी जो है कि ये फुट में नहीं हो सकता है, जब भी रहेगा तो ये पेयर में ही रहेगा। 3 क्रोमोसोम नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 होगा तो क्या होगा, अनपेयर हो जाएगा। तो ये क्रोमोसोम्स जब भी आते हैं तो ये आपके क्या आते हैं, आपके पेयर्स में रहते हैं। और ये बनता कैसे है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कि क्रोमोसोम कैसे बनता है, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से आपका क्या बनता है, क्रोमोसोम बनता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि ये किस तरह का ये होता है। यहाँ देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपका होता है, बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या है, ये आपका क्रोमोसोम है। ये आपका क्या है, क्रोमोसोम है। ये आपका क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। ये आपका क्रोमोसोम का क्या है, स्ट्रक्चर है। और अगर इसकी विजिबिलिटी की बात करते हैं, ये आपका कब दिखाई देगा, ये हमेशा आपका दिखाई नहीं देगा। ये कब दिखाई देगा, तो सेल डिवीजन प्रोसेस के टाइम में ही दिखाई देगा। या लिख देते हैं कि ये कब विजिबल होता है, अगर एग्जाम में पूछे ये क्रोमोसोम जो होता है ये कब विजिबल होता है, तो ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस, ड्यूरिंग सेल डिवीजन प्रोसेस, यानी कि कोशिका विभाजन के समय, ये सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही आपका क्या होगा, आपका विजिबल होगा। यानी कि जब सेल डिवीजन होगा तो उसी समय आपका ये क्रोमोसोम जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका विजिबल होता है।
अब देखिए अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में आपके 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, अगर हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं तो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें 23 पेयर आपके क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में 23 जोड़ी जो है आपका क्या पाया जाता है, आपका क्रोमोसोम पाया जाता है। तो 23 जोड़ी का मतलब क्या हो गया, आपका टोटल आपका कितना हो गया, टोटल आपका 46 हो गया। 23 गुना 2 आपका कितना हुआ, 46 हो गया। यानी कि मानव शरीर में टोटल क्रोमोसोम आपका कितना आ जाता है, तो आपका 46 क्रोमोसोम होते हैं। चलिए इसको जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं ये जो है किस प्रकार होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए 23 पेयर जो क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम क्रोमोजोम 23 पेयर जो क्रोमोजोम है तो ये दो तरह का होता है। पहला क्या होता है, ऑटोसोम होता है और एलोसोम होता है। पहला जो होता है ये आपका क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, एलोसोम होता है। ये दो तरह का होता है, पहला ऑटोसोम होता है और दूसरा क्या होता है, एलोसोम होता है। या हिंदी में लिख देते हैं ऑटोसोम, ऑटोसोम होता है और दूसरा आपका क्या होता है, आपका आपका एलोसोम होता है। ये दो तरह के जो है कि क्या होते हैं, ये आपके क्रोमोसोम होते हैं। ये जो होता है क्या होता है, मेल और फीमेल में दोनों में ये क्या होता है, कॉमन होता है। अगर हम लोग ऑटोसोम की बात करते हैं तो ये जो होता है कॉमन होता है। यानी कॉमन कहने का मतलब है कि ये दोनों में होगा, ये किस में भी पाया जाएगा, तो मेल में भी पाया जाएगा, और ये किस में पाया जाएगा, तो ये फीमेल में भी पाया जाएगा। यानी कि मेल और फीमेल में ये क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटो क्रोमोसोम, ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। और टोटल पेयर कितना होता है, कितने पेयर ऑफ ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, तो टोटल पेयर इनका जो होता है ये आपका क्या होता है, 22 पेयर होता है। यानी कि टोटल अगर हम लोग बात करें तो कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, क्रोमोसोम होगा तो 44 क्रोमोसोम। यानी कि 22 क्रोमोसोम जो होता है, 22 पेयर, ये आपका मेल में भी सेम रहता है और वही आपका फीमेल में भी रहता है। यानी कि दोनों में ये क्रोमोसोम जो होता है ये आपका क्या होता है, सेम होता है। जबकि हम लोग क्या देखते हैं, एलोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एलोसोम जो होता है इसमें क्या होता है कि इसमें एक पेयर क्रोमोसोम जो होता है मेल और फीमेल में, ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें क्या होगा, डिफरेंट क्रोमोसोम होगा, डिफरेंट 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 क्रोमोसोम होगा। किसमें होगा, तो मेल में और किसमें, फीमेल में होगा। दोनों में डिफरेंट होगा। और टोटल कितना क्रोमोसोम डिफरेंट होगा, तो 1 क्रोमोसोम जो है ये आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, मेल का अलग होगा और आपका क्या होगा, फीमेल का जो है कि क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी कि टोटल 1 पेयर, सॉरी टोटल 1 पेयर क्रोमोसोम आपका डिफरेंट होता है। यानी कि 2 क्रोमोसोम जो है ये आपका क्या होगा, बिल्कुल जो है कि आपका डिफरेंट होगा। यानी कि 22 पेयर जो है कि सेम रहेगा मेल फीमेल में, और बाकी का एक पेयर जो है वो डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, तो एलोसोम बोलेंगे। यानी कि एग्जाम्स में ऐसा चीज आता है, पूछेगा कि 23 पेयर क्रोमोसोम्स जो होता है ह्यूमन बॉडी में 21 प्रकार डिवाइडेड होता है, तो पहला ऑटोसोम होता है और दूसरा एलोसोम होता है। ऑटोसोम में पूछेगा कि मेल और फीमेल में क्या होता है, सेम होता है।
टोटल कितना पेयर होगा, तो 22 पेयर होगा। जबकि एलोसोम क्या होता है, मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है, और ये कितना पेयर होता है, तो ये एक पेयर होता है, यानी कि मात्र जो है कि 2 होता है। तो हम लोग देखते हैं कि एक पेयर जो होता है, जो डिफरेंट होता है, ये जो है कि कैसे होता है। तो यहाँ देखिए वन पेयर जो आपका डिफरेंट होता है, ये हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है। तो एक पेयर का देखिए, अगर हम लोग मेल की बात करते हैं, अगर हम लोग मेल की बात करेंगे और दूसरा हम लोग किसका बात करेंगे, फीमेल की बात करेंगे, तो मेल में भी एक पेयर पाया जाएगा और फीमेल में भी पाया जाएगा, लेकिन मेल का कुछ और होगा और दूसरा जो है कि फीमेल का क्या होगा, अलग रहेगा। तो मेल का देखिए यहाँ क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, और फीमेल में आपका क्या होगा, आपका एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। तो यही आपका क्या होता है, दोनों में डिफरेंट होता है, यानी कि एक पेयर जो है आपका क्या है, ये जो है डिफरेंट है। मेल में क्या है, एक्स वाई है, और फीमेल में क्या है, एक्स एक्स है। तो ये जो है कि क्या होता है, ये आपका डिफरेंट होता है। चलिए इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। अब यहाँ देखिए, हम लोग यहाँ मेल देखते हैं और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, फीमेल देखते हैं। यहाँ मेल लेते हैं, यहाँ फीमेल लेते हैं। मेल का आपका क्या हो गया, स्पर्म हो गया, और फीमेल का आपका क्या लेते हैं, फीमेल का हम लोग ओवा लेते हैं, ओवा। यानी कि स्पर्म क्या हो गया आपका, शुक्राणु हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ओवा के बारे में बताए थे, अंडाणु या क्या इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग डिंब भी बोलते हैं, अंडाणु या अंडाणु भी कहा जाता है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिंब भी बोलते हैं। ये आपका क्या है, मेल गेमेट्स है, मेल गेमेट्स है, और ये आपका क्या है, ये आपका फीमेल फीमेल गेमेट्स है। अब देखिए क्या हुआ कि आपका इधर से जो है कि क्या होता है, आपका जो है कि इधर से मेल का गेमेट्स आया, और इधर से जो है कि क्या हो गया, आपका फीमेल का गेमेट्स आ गया। यानी कि ये दोनों क्या हुए, आए और आकर एक जगह क्या हो गए, मिल गए, यानी कि जुड़ गए, यानी कि क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये दोनों का जब ये दोनों जब जुड़ते हैं, दोनों के जुड़ने से जब दोनों क्या होते हैं, जुड़ते हैं, यानी कि क्या हो गया कि इधर से मेल का गिमेट्स आया और इधर से क्या हुआ, आपका फीमेल का गिमेट्स आया है, और दोनों क्या हो गया, आपस में जुड़ गया, और मिलने के बाद यानी मिल गया, फर्टिलाइज हो गया। तो फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या बनाता है, जायगोट बनाता है। ये फर्टिलाइज हो गया तो यहाँ क्या बना देगा, जायगोट बना देगा आपका। जायगोट का मतलब आपका क्या होता है, युग्मनज हम बोलते हैं इसको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, युग्म नज हम लोग बोलते हैं। यानी कि ये दोनों यहाँ पर मिलकर आपका क्या कर दिया, आपका युग्मनज या जायोट बना दिया। यानी कि अब यहाँ क्या हुआ कि आपका 24 पेयर्स जो थे, यानी कि 24 पेयर्स आपका क्या हुआ, 22 पेयर आपका जो है कि क्या है, एक कॉमन आया, यानी कि ये दोनों का कॉमन आया, यानी कि 44 क्रोमोसोम जो हुए, ये आपके क्या हुए, आपके कॉमन हुए क्रोमोसोम। यानी कि इधर से मेल गिमेट्स और इधर से फीमेल गिमेट्स आया, तो इसका 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम है, ये आपका क्या हुआ, आपका कॉमन हुआ। किसमें, जो जायोट आपका बना उसमें 22 क्रोमोसोम जो है, ये मेल के और फीमेल के क्या है, ये दोनों जो है कि कॉमन है ना। अब क्या होगा, इसका डिवीजन होगा सेल का। अब यहां से क्या होगा कि अब एक नया सेल बनेगा। अब नया सेल कैसे बनेगा, तो इस सेल का अब आपका क्या होगा, इस सेल का आपका क्या होगा, डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो आपका क्या बनेगा, आपका नया सेल बनेगा, और नया सेल से क्या बनेगा, आपका टिश्यू बनेगा, और टिश्यू से आपका क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन, और ऑर्गन से क्या बनेगा,
ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से आपका क्या बनेगा, एक बॉडी का आपका निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर जो आपका डिफरेंट आएगा, अभी क्या आया है आपका 22 पेयर ही आया ना। अब 22 पेयर आया तो एक पेयर तो ही बच रहा है, तो यही एक पेयर डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा, जो बेबी होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका बॉय होगा या आपका जो है कि क्या होगा, गर्ल होगा। तो ये कौन जो है कि डिसाइड करता है, तो चाइल्ड जो है बॉय होगा या गर्ल होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो एलोसोम डिसाइड करता है। बॉय या गर्ल होगा चाइल्ड, ये आपका कौन डिसाइड करेगा, तो ये आपका एलोसोम डिसाइड करता है। और एलोसोम आपका किसमें होता है, तो आपका जो है कि मेल में होता है। यानी कि कैसे डिसाइड करेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ फादर है, यहाँ फादर लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ हम लोग मदर लेते हैं। इसका क्रोमोसोम क्या है, XY है, और मदर का आपका क्या है, आपका XX है। तो अब क्या होगा, इधर से X आया और इधर से X आया, मान लेते हैं यहाँ से क्या आया, X आ गया, और इधर से भी आपका क्या आया है, तो X आया है। तो इस केस में आपका जो चाइल्ड होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका गर्ल होगा। लेकिन इधर से आपका क्या आ गया, Y आ गया, और इधर से आपका क्या आ गया, X आ गया। तो इस केस में जो चाइल्ड होगा, ये आपका क्या होगा, आपका बॉय होगा। तो यहाँ देखिए डिफरेंस किसमें है, आपका फादर में ना है, मदर में तो आपका एक से ही। तो बॉय होगा या गर्ल होगा, इस चीज का डिसाइड कौन करेगा, तो आपका एलोसोम करता है। और एलोसोम किसमें पाया जाता है, तो मेल में पाया जाता है। तो इस प्रकार अगर हम लोग देखें कि कैसे होगा, तो ये 44 यहाँ से आया, आपका 44 प्लस यहाँ आपका क्या मिलेगा, XY मिलता है अगर, तो 44 प्लस XY मिलेगा, तो आपका क्या होगा, बॉय होगा। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 44 प्लस आपका क्या मिल जाएगा, XX अगर मिलेगा, तो आपका यहाँ क्या होगा, आपका गर्ल होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, ये आपका किसके जरिए होता है, तो आपका XY कहता है, मेल के जरिए होता है। यानी कि अगर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, अगर हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो ये मेल डिसाइड करता है, क्योंकि मेल में एलोसोम होता है, XY क्रोमोसोम होता है। तो यही डिसाइड करता है कि सेक्स क्या होगा चाइल्ड का, वो जो है बॉय होगा या आपका क्या होगा, गर्ल होगा। चलिए आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचेगा और आप इस क्लास से लाभान्वित हो पाएंगे और अपने एग्जाम्स का तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे। ये सारा चीज एग्जाम्स में आपका क्या होता है, पूछा जाता है, और एग्जाम पर्पस से ही जो है कि हम करवाए हैं। तो आप लोग इसका फायदा लीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में।